नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। अभी रिसेंटली 3 बड़े एग्जाम होने हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश एसएससी में जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसके एग्जाम होने हैं। यूपी आर्मिनल TG2 का और DRDO में वैकेंसी आ गई है, जिसके 3 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। उम्मीद करता हूं आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इन तीनों वैकेंसीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें चुने हैं, तो आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे ऐसा मानना है। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आ जाए तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हम मोस्ट सूटेबल कोर्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करें, सूटेबल कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं दोस्तों। रेजोनेंस सर्किट के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। अब रेजोनेंस के बारे में तो आप जितना जान सके उतना कम है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आप रेजोनेंस के बारे में क्या क्या ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजोनेंस कंडीशन होती कैसी है दोस्तों। रेजोनेंस के लिए RLC सर्किट होना चाहिए, चाहे वो सीरीज हो या समांतर। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तो ऐसे सर्किट को रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है। हिंदी में अनुनाद कहा जाता है। सी ऑप्शन रहेगा। अब सुनिए इनकी और विशेषताएं क्या है। कॉमन चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रेजोनेंस सर्किट श्रेणी क्रम में हो या समांतर क्रम में हो, सभी रेजोनेंट परिपथों का पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। पावर फैक्टर सदैव यूनिटी होता है सभी रेजोनेंट परिपथों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ भी गया है कि सभी रेजोनेंट परिपथों का पावर फैक्टर कितना होता है। हम एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। आजकल यूं भी पूछा जाने लग गया कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितना होता है फिर रेजोनेंट परिपथों में, तो 0 डिग्री का फेज अंतर होता है। रेजोनेंस परिपथ ठीक वैसे ही होता है जैसे DC का सर्किट होता है या AC में शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट होता है। यानी रेजोनेंस AC में प्रतिरोधी परिपथ के जैसा ही हो गया एक तरह से। अब यूं समझ लीजिए कि उस सर्किट में रिएक्टेंस है ही नहीं। एक रेजोनेंट परिपथ में परिणामी प्रतिघात का मान सदैव 0 होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है। सीरीज हो या समांतर, जैसे ही सर्किट रेजोनेंट हो जाता है तो VL VC IL IC का मान भी बराबर हो जाता है। अगर श्रेणी क्रम है तो करंट तो ऑलरेडी बराबर है, फिर वोल्टेज भी बराबर हो जाएगा। अगर समांतर है तो वोल्टेज तो ऑलरेडी बराबर है, फिर करंट भी बराबर हो जाएगा। सभी रेजोनेंट परिपथों में किलोवाट kVA के बराबर होता है। ऐसे परिपथों में kVAR का मान 0 होता है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टिव पावर इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर, सो देयर इज ओनली एक्टिव पावर जो कि इक्वल टू अपरेंट पावर होती है। 3 प्रकार की AC में शक्तियां होती हैं। चलिए दोस्तों, ये था रेजोनेंट परिपथ के बारे में। मुझे लगता है एक बार हमने मोटा मोटी ठीक ही कवर कर लिया। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है कि 3 फेज शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि है। 1 वाटमीटर नेगेटिव पाठ्यांक दे रहा है, तो परिपथ का पावर फैक्टर कितना है। दोस्तों 3 चीजें याद रखनी है आपको। फेज अंतर याद रखना है, उसके बाद में आपको पावर फैक्टर का मान याद रखना है। फेज अंतर की 3 सिचुएशन है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 2 सिचुएशन इनके बीच में आती है, 0 से 60 के बीच में यानी 1 से लेकर 59 तक। दूसरी आती है 60 से 90 के बीच यानी 61 से लेकर 89 डिग्री तक। इससे 5 अलग अलग पोजीशन आपके सामने आती है। जब फेज अंतर 0 हो तो पावर फैक्टर इकाई होगा। ऐसी परिस्थितियों में दोनों वाटमीटर बराबर रीडिंग देते हैं, W1 बराबर W2 होता है। जब फेज अंतर 1 डिग्री से लेकर 59 डिग्री के बीच में हो तो पावर फैक्टर 0.5 से लेकर इकाई के बीच में होता है।
ऐसे में दोनों वाटमीटर की रीडिंग अलग अलग होती है लेकिन होती पॉजिटिव है। जब 60 डिग्री हो तो फेज अंतर 60 डिग्री पर पावर फैक्टर 0.5 होता है और एक वाटमीटर 0 रीडिंग और दूसरा कुल रीडिंग देता है। जब 61 से 89 के बीच में हो तो पावर फैक्टर 0 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। ऐसी सिचुएशन में एक वाटमीटर जो है वो नेगेटिव रीडिंग देता है और एक पॉजिटिव देता है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर डी करना है 0.5 से कम, लेस देन 0.5। और जब 90 डिग्री हो तो पावर फैक्टर 0 होता है। ऐसे में दोनों वाटमीटर बराबर रीडिंग देते हैं लेकिन एक पॉजिटिव देता है और एक नेगेटिव रीडिंग देता है, ये ध्यान रखना। 2 वाटमीटर विधि वाला पॉइंट है, शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि वाला, उसे जरूर अच्छे से पढ़ें। आपका ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा आरोपित बल से पीछे रह जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बी और एच के बीच में संबंध दर्शाने वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं? सभी समझते होंगे, हिस्टेरेसिस वक्र कहा जाता है। हिस्टेरेसिस दरअसल ग्रीक भाषा के हिस्टेरोज शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पीछे रह जाना। हम सब जानते हैं कि एक पदार्थ को जितना हम बल लगाकर चुंबकित करना चाहते हैं, पदार्थ एक्चुअल में उतना चुंबकित हो नहीं पाता है। यानी हमने जो प्रयास किया था, पदार्थ कहीं ना कहीं उससे पीछे रह जाता है। बस इसी प्रक्रिया का नाम हिस्टेरेसिस होता है। वैसे इस हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में आप जितना पढ़ सकें पढ़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर्व है। इसमें से पूरी संभावना बनती है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जैसे ग्राफ आपको पीक पॉइंट तक ले जाते हुए आता है, यहाँ से पूछ लेते हैं, फिर वापस जब नीचे की तरफ आता है तो वो 0 की तरफ आता नहीं है, फिर वापस बेग दिशा में जाता है तो इसको निग्रहिता बोलते हैं। ये इस तरह से जो ग्राफ बन करके आता है, आप इसे जरूर पढ़ें। इसी ग्राफ से डिसाइड होता है कि वो पदार्थ जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनेगा कि टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा। इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो उसी पर टिका रहता है। आइए इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति है और 8 एम्पियर का धारा उसमें से प्रवाहित हो रहा है। RLC समांतर सर्किट है, एडमिटेंस की गणना करें। देखो दोस्तों, एडमिटेंस ज्ञात करने के लिए यानी Y ज्ञात करने के लिए आपको 1/Z करना है। Z ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है V/I से। आप देख पा रहे हैं दोनों चीजें आपके सामने हैं। आप Z का मान सीधे यहाँ रख दीजिए तो भी ठीक है, यानी Y बराबर क्या बनेगा? I/V बन जाएगा। तो इससे भी उत्तर कर दो, एक ही बात है। या पहले Z निकाल दो फिर 1/Z कर देना, उससे भी उत्तर आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, आप लगा सकते हैं। धारा का मान देखो 8 एम्पियर है और वोल्टेज 240 है, तो इसको जब आप हल करते हैं तो 1/30 आ रहा है। ठीक है, 1/30 को जब आप हल करेंगे तो मुझे लगता है आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, है ना, 0.033 महो आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका सी उत्तर आ रहा है। आप कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इससे चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। क्या आपका भी सी उत्तर आ रहा है क्या? साथ में पता लग जाएगा कौन से बच्चे हैं जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो शुरू के कुछ मिनट का वीडियो देखा और फिर उसके बाद में छोड़ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल कह रहा है कि एक परिपथ में प्रतिरोध का मान 15 ओम है, रिएक्टेंस का मान 20 ओम है। RLC परिपथ है, परिपथ का पावर फैक्टर ज्ञात करें। देखो 2-3 चीजें हैं इस परिपथ में हल करने के लिए। एक तो ये है कि इन्होंने सीरीज या पैरेलल बताया नहीं, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इन्होंने यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल करके दे रखा है, तो हमें क्या करना है? Z ज्ञात करने के लिए R² + X² और इसका अंडरूट वाला ये फॉर्मूला लगा देना है। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आप Z ज्ञात करेंगे। 15 की स्क्वायर 225 और 20 की स्क्वायर 400 होती है। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 625 आएगा और इसका अंडरूट आप निकालेंगे तो 25 ओम आएगा। अब आप पावर फैक्टर निकाल दीजिए। पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है R/Z। ठीक है, देखो हमें स्पष्ट मान दिया हुआ है, R दिया हुआ है 15
और z का मान आपने निकाला तो 25, उत्तर आया 0.6। आप देख रहे हैं बी ऑप्शन में आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंडिविजुअल XL और XC का मान नहीं दिया और ना ही ये बताया सीरीज है या समांतर, इसलिए पावर फैक्टर लैगिंग होगा या लीडिंग ये डिसाइड नहीं होगा इस सवाल से। इस सवाल से केवल आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और वो आ रही है 0.6, तो बी उत्तर हो गया। नो डाउट सभी का सही होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो फिर वैसे ही मतलब नहीं है। आगे देखो, एक कैपेसिटर में कैपेसिटी किस कारक से डिसाइड होगी या डिटरमाइन होगी। देखो सबसे पहला, कैपेसिटर की कैपेसिटी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो फिर नो डाउट यही होगा। प्लेटों का आकार, प्लेटों का मटेरियल कैसा है, फिर प्लेटों की मोटाई कैसी है, फिर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोटाई जो है वो क्षेत्रफल को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, बट फिर भी जब स्पष्ट ऑप्शन है तो फिर ए ऑप्शन के साथ ही जाना होगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। पैरावैद्युतिक नियतांक के भी समानुपाती है, प्लेटों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। वो सब फिर ऑप्शन आपको याद रखने होंगे। अगला सवाल, मैग्नेटाइजेशन का कौन सा मेथड ऐसा है जिसका अपन कमर्शियल यूज करते हैं। देखो व्यापारिक लेवल की अगर विद्युत तैयार करनी है तो वो इंडक्शन मेथड से ही होगी, प्रेरण विधि से होगी। बाकी सभी लोकल मेथड बोल सकते हो आप, या सिंगल यूज बोल सकते हो। अगला सवाल, विद्युत परिपथ में चालकता चुंबकीय परिपथ में किसके समान है। चालकता कंडक्टेंस है ना, तो कंडक्टेंस परमिएंस के जैसा है। रिलेक्टिविटी खुद रेजिस्टिविटी के जैसा है। रिलक्टेंस ये रेजिस्टेंस के जैसा है। परमेबिलिटी ये आपकी विद्युतशीलता के जैसी है। चुंबकशीलता है हिंदी में परमेबिलिटी, तो चुंबकशीलता विद्युतशीलता के समान होती है। रिलेक्टिविटी यानी प्रतिष्ठमता है, तो ये रेजिस्टिविटी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, आता है आजकल एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, चुंबकीय और वैद्युतीय परिपथों की तुलना का एक सवाल तो आजकल आता ही है, इसलिए इसे तो आपको जरूर पढ़ना है। विद्युत चुंबक की पोलरिटी को कौन प्रभावित करेगा। देखो इसने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक तरह से हम बोल सकते हैं विद्युत चुंबक, वैसे टेम्परेरी मैग्नेट कोई बोलते, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि विद्युत से तैयार की गई चुंबक अगर है तो उसका NS जो पोल होंगे तो वो डिपेंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट पर। धारा की दिशा कैसी है, करंट की जो डायरेक्शन होगी ना वो डिसाइड करेगी कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, यह चेंजेस कैसे आएंगे। और धारा का जो मान है वो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करेगा। यानी चुंबकीय शक्ति का अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो वो धारा के मान से प्रभावित होती है। अगला सवाल देखो, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध के मान में परिवर्तन किसे कहते हैं। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अगर परिवर्तन हो तो रेजिस्टेंस में कमी या वृद्धि क्या कहलाती है, तो इसे हम ताप गुणांक बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। इसी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि ये PTC है कि NTC है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। जैसे मेटल्स है, धातुएं, उनमें PTC होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में NTC होता है। तो इस तरह से हम इनको डिसाइड करते हैं। तो बस दोस्तों यही करवाएंगे 10 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लाइक की संख्या ठीक आती है, तो जल्द ही आपको एक और वीडियो इसी तरह क्वेश्चंस का प्रोवाइड करवा देंगे। लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर करना।